बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायो के चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टेसिस का टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो है डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। कि हमने इस टॉपिक में पढ़ना है कि कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं या डिजीजेस हैं जो किससे रिलेट कर रही हैं, हमारी किडनी से रिलेट कर रही हैं। वैसे तो बहुत से डिजीजेस हैं, पर हमारी बुक के अंदर हमने दो को डिस्कस करना है। फर्स्ट वन इज किडनी स्टोन एंड द सेकेंड वन इज किडनी या रीनल फेलियर। पहले हम डिस्कस करेंगे किडनी स्टोन को। किडनी स्टोन का मतलब ये होता है कि हमारी किडनी के अंदर जो है वो स्टोन की फॉर्मेशन हो जाती है, और उसको आम जुबान में हम पथरी भी कहते हैं। अब किडनी स्टोन कब होगा? जब हमारा यूरिन जो है ये बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाए। अब कंसंट्रेटेड कैसे होगा? कंसंट्रेटेड का मतलब होता है कि इसमें साल्ट की मिकदार जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब साल्ट जो होंगे, क्रिस्टल्स ऑफ मैनी साल्ट्स के डिफरेंट साल्ट्स जो है उनके क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे। अब कौन कौन से साल्ट्स हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट। ये जो साल्ट्स हैं इनके क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाती हैं, और जो लार्ज क्रिस्टल्स होते हैं ये हमारे यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर रिमूव नहीं हो पाते। तो क्या होता है, इनकी डेपोजिशन, मतलब कि लार्ज क्रिस्टल्स जो है इनकी डेपोजिशन जो है कहाँ पर होती है? हमारी किडनी में ही होती है। मतलब कि ये वहां से किडनी से रिमूव नहीं हो पाते, जिसकी वजह से क्या करते हैं, वहां पर किडनी स्टोन, मतलब किडनी के अंदर स्टोन की फॉर्मेशन करते हैं। अब किडनी स्टोन जो है ये स्टार्ट होते हैं, मतलब स्टोन की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी हमारे किडनी से। कुछ जो हैं छोटे होते हैं, मतलब स्टोन जो है उनका साइज छोटा होगा, तो वो क्या करेंगे, हम ट्रेवल कर लेंगे हमारी किडनी से कहाँ पर? यूरेटर में, और कभी कभी ये ब्लैडर में भी आ जाती है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके देखेंगे काजेस कि किन किन वजूहात की बिना पर जो है किडनी के अंदर स्टोन जो है वो फॉर्म होता है। एज कि अगर आपकी एज का फैक्टर आता है कि एज ज्यादा होना शुरू, जैसे जैसे आपकी एज ज्यादा होगी तो आपके चांसेस बढ़ेंगे किडनी स्टोन के। डाइट, अब डाइट में हमने देखना है कि हम कौन सी डाइट ले रहे हैं जिसकी वजह से हमें किडनी में स्टोन काज हो रहा है। अगर हम ऐसी वेजिटेबल लें जो क्या है, ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है, इसमें आपको पता है हमारे क्या चीज आएगी, हमारे पास स्पिनच आ जाएगी, इसके अलावा हमारे पास आएगी मेथी आ जाएगी। मतलब कि ऐसी वेजिटेबल्स लें जो क्या होंगी, ग्रीन इन कलर हो। और उसके बाद हम साल्ट से, मतलब कि हमारे खाने के अंदर साल्ट की मिकदार जो बहुत ज्यादा हो, तभी हमारी किडनी में स्टोन का असर होगा। विटामिन सी एंड विटामिन डी, मतलब अगर हम इनका भी यूज अपने डाइट में ज्यादा कर लें तो क्या होगा, किडनी स्टोन हो सकता है। अगर हमारे यूरिनरी ट्रैक के अंदर इंफेक्शन हो जाए तब भी किडनी स्टोन काज होता है। इसके अलावा अगर हम पानी का इस्तेमाल कम करें, और लास्ट वन है अगर हम अल्कोहल कंजम्पशन करें, मतलब अगर हम अल्कोहल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें तब भी हमारी किडनी में स्टोन हो सकता है। ये तो हो गए इसके काजेस। अब है कि अगर किडनी स्टोन काज हो गया है तो इसकी वजह से कौन कौन से सिम्टम्स जो हैं वो होंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपकी किडनी में या आपके लोअर एब्डोमेन पार्ट में बहुत सीवियर किस्म की पेन होगी। उसके अलावा वॉमिटिंग, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मतलब कि आपको बहुत ज्यादा यूरिन आएगा, ठीक है। और ये इसका सिम्टम भी होता है कि किसी पर्सन को बहुत ज्यादा यूरिन आ रहा हो तो वो कहते हैं कि आपको हो सकता है कि किडनी में स्टोन हो। फाउल स्मेलिंग, कि हमारा जो यूरिन की स्मेल है वो बहुत फाउल हो जाती है, और कभी कभी यूरिन में ब्लड भी आता है और पस भी आती है। अब बच्चों हमने देखनी है इसकी ट्रीटमेंट कि किडनी स्टोन को हम किस तरह से ट्रीट करेंगे। 90% जो किडनी स्टोन्स है ना, ये इजीली हमारे यूरिनरी सिस्टम से मूव आउट हो जाते हैं अगर हम पानी को ज़्यादा पिए। इसके अलावा जो सर्जिकल ट्रीटमेंट भी है कि हम सर्जरी के जरिए उसको अपनी बॉडी से है बाहर रिमूव करवा सकते हैं। इसके अलावा एक और मेथड है जिसे हम कहते हैं लिथोट्रिप्सी। इसमें हम क्या करते हैं कि नॉन इलेक्ट्रिकल, अब लिथोट्रिप्सी क्या है कि इसमें हम नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स जो हैं बाहर से क्या करते हैं, इसको स्टोन के ऊपर बम्बार्ड करवाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लार्ज डेंस हमारा स्टोन होगा जब उसको वेव्स हिट करेंगी तो वो छोटे छोटे स्टोन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। हम उसको इतना हिट करवाते हैं या इतनी वेव्स को हम उसके ऊपर बम्बार्ड करवाते हैं कि क्या होता है कि जो हमारा स्टोन होता है वो बिल्कुल सैंड लाइक बन जाता है, और फिर क्या होता है कि वो हमारे यूरिन के जरिए इजीली बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। बच्चों इसके अलावा ये तो हमने पढ़ लिया कि किडनी स्टोन क्या है, फिर हमने पढ़ा किडनी स्टोन के बारे में कि किस तरह से बॉडी में किडनी की स्टोन की फॉर्मेशन होती है, फिर हमने उसके काजेस पढ़े, फिर हमने उसके सिम्टम्स पढ़े, फिर हमने पढ़ा कि उसकी ट्रीटमेंट कैसे है। बच्चे आपने इस तरह हेडिंग के साथ इसको लिखना है। अब यहाँ पर लास्ट पे यहाँ पर आपकी बुक में टेबल दिया हुआ है, तो आपने इस टेबल को अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसमें से एमसीक्यूज भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किडनी फेलियर। कि किडनी फेलियर में कब हमें पता है कि कभी हमारी किडनी जो है वो पार्शियल या कंप्लीट फेलियर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो किडनी है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकती। अब इसमें भी जैसे हमने किडनी स्टोन में काजेस पढ़े थे, सिम्टम्स पढ़े थे, ट्रीटमेंट पढ़ा था, इसी तरह हम इसमें भी इसके काजेस पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके काजेस है डायबिटीज, हाइपरटेंशन। डायबिटीज को हम शुगर कहते हैं, और हाइपरटेंशन का मतलब होता है कि अगर इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी बॉडी में डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं जो डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट करते हैं। अब वो टेंशन की वजह से हो सकता है कि जो हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं हमारे ग्लैंड्स वो क्या करें, हमारी किडनी के ऊपर इफेक्ट करें। तो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी सडन इंटरप्शन होती है हमारी ब्लड सप्लाई के अंदर, और हमें पता है कि ब्लड को फिल्टर करने का काम होता है किडनी का। अगर ब्लड की सप्लाई में रुकावट आ जाए तो क्या होता है, किडनी का फंक्शन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकेगा, तो किडनी का जो है वो उसके फेलियर के चांसेस होते हैं। ड्रग ओवरडोज, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम ड्रग्स लें और उसकी डोज जो है वो ज्यादा मिकदार में ले लें तो भी हमारी जो किडनीज हैं वो फेल हो सकती है। इसके अलावा अब आते हैं नेक्स्ट इसके सिम्टम्स कि इसकी वजह से क्या क्या हमें फील हो सकता है। हाँ, अगर हमारे ब्लड के अंदर यूरिया का और बहुत से दूसरे बेस सब्सटेंसेस की मिकदार बढ़ जाए तो उसकी वजह से क्या होता है कि वॉमिटिंग हो सकती है, नोजिया, ब्लड इन यूरिन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कि हमें सांस लेने में मसला होगा और हमारे यूरिन के अंदर क्या होगा, ब्लड आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो है हमारी लेग्स, फीट एंड फेस जो है वो स्वेल अप कर जाएंगे। ये तो हो गए इसके सिम्टम्स। अब नेक्स्ट इसके आएंगे ट्रीटमेंट कि हम किडनी फेलियर को किस किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। इसके दो मेन ट्रीटमेंट्स हैं, डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट। अब डायलिसिस के भी आगे दो टाइप्स हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस एंड हीमोडायलिसिस। और किडनी ट्रांसप्लांट में हम क्या करते हैं कि किसी डोनर से किडनी ले लेते हैं। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब हमने ट्रीटमेंट में जो हमने पढ़ना है फर्स्ट वो पढ़ना है डायलिसिस। के डायलिसिस क्या होता है। डायलिसिस में हम क्या करते हैं, अपने ब्लड को क्लीन करते हैं आर्टिफिशियल वेज के जरिए। मतलब कि हम बाहर से ब्लड के अंदर कोई चीज इंट्रोड्यूस करेंगे जो क्या करेगी, हमारे ब्लड को साफ करेगी। इसके दो मेथड है, फर्स्ट वन इज पेरिटोनियल डायलिसिस एंड द सेकंड वन इज हीमोडायलिसिस। पहले हम डिस्कस करेंगे पेरिटोनियल डायलिसिस को। इसमें हम क्या करते हैं कि डायलिसिस फ्लूइड जो है इसको पंप करते हैं कहाँ पर, अपनी पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। जो पेरिटोनियल कैविटी है ये हमारे गट के इर्द गिर्द अराउंड होती है, ठीक है। मतलब कि पेरिटोनियल कैविटी जो है ये हमारे गट के अराउंड होती है। अब पेरिटोनियल कैविटी जो है ये लाइन अप हुई होती है पेरिटोनियम से, और पेरिटोनियम जो है इसमें क्या होती है, हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं। यही वजह है कि हम यहाँ पर पेरिटोनियल कैविटी को यूज कर रहे हैं, क्योंकि पेरिटोनियल कैविटी जो है ये पेरिटोनियम की से लाइन अप हुई होती है, और इसके इर्द गिर्द या इसके अंदर क्या होती है, हमारी ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है। जैसे ही हमने डायलिसिस ब्लड को पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्लूइड किया तो जितना भी ब्लड वेसल्स के अंदर हमारा ब्लड होगा उसमें जितना भी वेस्ट मटेरियल है क्या होगा, ड्रेन आउट होके कहाँ पे आ जाएगा, हमारे फ्लूइड के अंदर आ जाएगा, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि ब्लड वेसल्स के अंदर जितना भी हमारा वेस्ट सब्सटेंस है जिसकी हमारी बॉडी को नीड नहीं है वो क्या होगा, ब्लड वेसल से मूव आउट होके कहाँ पर आ जाएगा, हमारे फ्लूइड के अंदर आ जाएगा। देन हम क्या करेंगे, फ्लूइड को ड्रेन आउट कर लेंगे और उसको अपनी बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो ब्लड है वो साफ हो जाएगा। अब जो पेरिटोनियल डायलिसिस है इसको हम हर रोज घर पे कर सकते हैं, पर इसका एक ये है कि हमें रोजाना इसको करना पड़ता है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है हीमोडायलिसिस, ठीक है। इसके लिए हम एक अपरेटस यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं डायलाइजर। हीमोडायलिसिस के लिए जो अपरेटस यूज होगा उसको हम कहेंगे डायलाइजर। अब क्या होता है कि डायलाइजर्स के अंदर जो है लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। अब जो वॉल हैं वो एक्ट करती हैं एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो इसकी वॉल्स हैं वो एक्ट करती हैं एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे एक्ट करेगी। अब जो ब्लड है वो फ्लो करेगा हमारी ट्यूब्स में, जबकि जो फ्लूइड होगा वो उसके इर्द गिर्द अराउंड करेगा। जैसे मैंने पेरिटोनियल में कहा था कि डायलिसिस फ्लूइड होता है, इसी तरह हम हीमोडायलिसिस में भी फ्लूइड को यूज करते हैं। हमारा जो ब्लड है वॉल्स के अंदर मूव कर रहा है, तो जो डायलिसिस फ्लूइड होगा वो क्या करेगा,
हमारी वॉल्स के इर्द गिर्द मूव करेगा। ठीक है, अब क्या होगा, जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है, साल्ट्स है जिसकी बॉडी को नीड नहीं है, वो वहां से ड्रेन आउट होके कहाँ पर आ जाएंगे, हमारे फ्लूइड के अंदर आ जाएंगे। फिर देन क्या होगा, जो साफ ब्लड होगा वो दूसरी वॉल के जरिए क्या होगा, दोबारा हमारी बॉडी के अंदर एड अप हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, जो हीमोडायलिसिस की ट्रीटमेंट है ये हमें हॉस्पिटल जाके करवानी पड़ती है, क्योंकि इसके लिए हमें प्रॉपर एक ऑपरेटर चाहिए होता है, और इसको हम वीक में 3 दफा करते हैं। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट को करने से पहले हमने पढ़ा था डायलिसिस जो है, कि बेटा बच्चों ये एक ना अनप्लेजेंट मेथड है, इसमें बार बार जो पेशेंट है ना इसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। और इसके अलावा जो लास्ट स्टेज है ना हमारी किडनी फेलियर की, वो यही है कि हमें इसकी ट्रीटमेंट कैसे करवानी पड़ती है, किडनी ट्रांसप्लांट करवानी पड़ती है। अब किडनी ट्रांसप्लांट में हम क्या करते हैं कि जो डैमेज किडनी है ना इसकी हम रिप्लेसमेंट करवाते हैं किसी भी डोनर से, डोनर की हेल्दी किडनी से। मतलब कि जो पेशेंट है उसकी डैमेज किडनी को रिमूव करके डोनर की हेल्दी जो किडनी होती है उसको हम उसकी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि किडनी जो है हम किस किस पर्सन से ले सकते हैं, या कौन कौन पर्सन जो है वो किडनी को डोनेट कर सकता है। तो डिसीज डोनर और लिविंग डोनर। डिसीज डोनर वो होता है जिसकी अभी रिसेंटली डेथ हुई हो, तो हम उससे भी किडनी ले सकते हैं, या अगर कोई लिविंग पर्सन हो तो उससे भी हम किडनी जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा डोनर जो है लाजमी नहीं है कि वो आपका रिलेटिव हो, वो आपका रिलेटिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हमने किडनी ट्रांसप्लांट करवाने से पहले कुछ जो है देखना होता है कि कौन कौन सी चीजें जो हैं वो डोनर की और पेशेंट की आपस में मैच करनी चाहिए। अब इसमें हमें देखना होता है कि टिश्यूज जो हैं और प्रोटीन्स जो हैं डोनर के वो मैच होने चाहिए पेशेंट के साथ। ठीक है, अगर ये मैच ना हो तो हमारा जो किडनी ट्रांसप्लांट है उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसकी वजह से बॉडी में और भी बहुत सी चेंजेस आ जाती हैं और इंसान की डेथ भी हो सकती है। अब लाइफ टाइम कि हमने जो किडनी ट्रांसप्लांट करवाई है वो कितने अरसे तक जो है पेशेंट की बॉडी में जाकर उसको हेल्प आउट करेगी। तो 10 से 15 साल तक जो किडनी ट्रांसप्लांट करवाया होता है पर्सन ने, उसकी किडनी जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करती है। पर अगर कभी ऐसा हो कि जो हमने ट्रांसप्लांट करवाई हुई है किडनी वो क्या हो, खराब हो जाए या डैमेज हो जाए, तो हम सेकेंड ट्रांसप्लांट भी करवा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जैसे मैंने पहले कहा था कि जब हमने ट्रांसप्लांट करवाना होता है तो हमने उससे पहले देखना है कि टिश्यू प्रोटीन्स जो है डोनर की वो मैच करें पेशेंट के साथ। अगर वो ये किए बगैर हम क्या करें, किडनी को पेशेंट की बॉडी में इंट्रोड्यूस या रिप्लेस करवा दें, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। वो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं कि आपकी बॉडी उसको रिजेक्ट कर सकती है, मतलब कि उसको अपनी बॉडी के अंदर कबूल ही नहीं करेगी, इन्फेक्शन हो सकता है, आपकी बॉडी के अंदर साल्ट्स जो हैं वो इम्बैलेंस हो सकते हैं, और इन सब के अलावा क्या होगा कि आपकी बॉडी में बोन्स की प्रॉब्लम हो जाएगी, और उसके अलावा क्या होगा आपको अल्सर भी हो सकता है। तो इसीलिए कहते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट करवाने से पहले ना सिर्फ ब्लड मैच करवाया जाता है बल्कि आपके ब्लड के अंदर जो टिश्यूज होते हैं उनको भी मैच करवाया जाता है। इसके अलावा आपकी जो बुक एक्सरसाइज है इसमें पहले आपके एमसीक्यूज आते हैं, तो बच्चों आपने एमसीक्यूज जो है ये खुद करने हैं, क्योंकि अब आपको सारा चैप्टर जो है वो पढ़ा दिया है, तो आपने जो है एमसीक्यूज जो है इसको खुद फिलअप करना है। इसके अलावा आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और आपका जो सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि लेबल द डायग्राम। तो आपको जितनी भी आपके चैप्टर के अंदर डायग्राम्स है, स्पेशली स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, नेफ्रॉन का फंक्शन, और इवन के जो आपकी फंक्शनिंग है किडनी की जिसमें आपका सारे का सारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है, तो जब आपको ये क्वेश्चन आए तो आपने उसको अच्छी तरीके से डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है। और इसके अलावा जो आपके हमने डिसऑर्डर्स पढ़े हैं, जब वो आपके डिसऑर्डर्स आए तो आपने उनको हेडिंग्स के साथ करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे लेक्चर की समझ लगी होगी। जज़ाकल्लाह।